डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आपका बहुत स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वह है कोरल लैंडफॉर्म्स, प्रवालीय स्थल रूप। और ये प्रवालीय स्थल रूप बीए पार्ट प्रथम की भौतिक भूगोल से संबंध रखते हैं। बीए पार्ट प्रथम के भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक शामिल है। यद्यपि ये हमें प्रीवियस के लिए भी उपयोगी हैं, लेकिन हम मूलतः जो अपना व्याख्यान दे रहे हैं वो दे रहे हैं बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि प्रवाल क्या है, प्रवालों के विकास के लिए कौन कौन सी उपयुक्त दशाएं होती हैं और जो प्रवालों से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। जब सागर के पर्यावरण को हम देखते हैं तो सागरीय पर्यावरण में एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्यावली दिखाई देती है, और वो आश्चर्यजनक दृश्यावली प्रवाल भित्तियों के रूप में हमें मिलती है। एक पूरी कॉलोनी आप सागर के पानी के अंदर देखते हैं। आज इतनी जानकारियां हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहती है, और हम इन दृश्यों को देख करके बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं कि देखिए प्रकृति की क्या लीला है, प्रकृति का क्या खेल है कि समुद्र के भीतर भी एक नई सुंदर कॉलोनी इन कोरल्स के माध्यम से बनाई गई है। तो यहाँ ये जो कोरल लैंडफॉर्म्स हैं, इनको बनाने वाला जो एक जीव है, उस जीव का नाम है प्रवाल या मूंगा, जिसको हम कोरल पॉलिप के नाम से जानते हैं। बेसिकली कोरल पॉलिप एक सूक्ष्म कीड़ा होता है जो लाल, पीले, बैंगनी, हरे, सफ़ेद रंगों में पाया जाता है, और इनके इन रंगों के कारण ही इनकी जो कॉलोनी हम देखते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यह मूलतः एक चूनास्रावी जीव होता है, और यदि हम जूलॉजी की दृष्टि से बात करें तो प्रवाल एक मांसल जीव है, फ्लैसी जीव है, जो कि मधुमक्खी की भांति एक छत्ता बना करके विकसित होता है। और ये जीव की विशेषता ये है कि मधुमक्खियों की तरह यह भी समूह में रहता है और अपने चारों ओर चूने के खोल बना लेते हैं, और ये खोल जो है जो सुरक्षा कवच की भांति उनके काम आता है। छत्ते का जो निचला भाग है उसमें जीवों की मृत्यु होती रहती है और ऊपर की ओर नए जीव विकसित होते रहते हैं। तो ये एक प्राकृतिक इनकी व्यवस्था है जिसमें नीचे मृत जीवों के शरीर रहते हैं और ऊपर नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, नए जीव विकसित होते रहते हैं। मृत जो प्रवाल हैं उनके जीवावशेष में चूना और डोलोमाइट मुख्य रूप से होता है। इन्हीं अवशेषों के ठोस और कठोर हो जाने के बाद ये विशिष्ट तौर पर प्रवाल की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जो प्रवाल ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो इन जीवों के अवशेषों के कारण से ही बनती हैं। तो ये तो थी प्रवाल की है क्या प्रवाल, और ये किस प्रकार से विकसित होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, मोटे तौर पर उनके ऊपर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि जो प्रवाल स्थलाकृतियाँ हैं उनके निर्माण में किन किन का सहयोग रहता है। तो यदि इनमें हम बात करें तो फोरामिनिफेरा, मोलस्क, नलीपोर, शैवाल, एल्गी जिसको कहते हैं, इकाइनोडर्म इत्यादि जो कैल्शियमी जीव हैं इनका सहयोग भी होता है। ये जीव प्रवाल स्थलाकृतियों को ज़्यादा कठोर बनाने में मदद करते हैं। प्रवाल तो मूलतः है ही, लेकिन प्रवाल के साथ साथ ये जो हमने जीवों की बात की, इन सब के मिलने से ये जो प्रवाल की स्थलाकृतियाँ हैं ज़्यादा कठोर हो जाती हैं और इनके बनने में मदद मिलती है।
अब आइए हम बात करें प्रवालों के विकास के लिए क्या अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। तो देखिए, प्रवाल के विकास के लिए कई सारी ऐसी बातें हैं, कई ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं जिनका होना अति आवश्यक है। अगर उन दशाओं में कहीं कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव आता है तो फिर वहाँ पर वो प्रवाल का विकास होना बंद हो जाता है। पहली बात हम करेंगे, इसमें अनेक भौगोलिक कारक महत्व रखते हैं, जिनमें पहला हम लेंगे तापमान। देखिए, प्रवाल के लिए सामान्यतः औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा और बहुत कम अगर होता है तापमान तो वहाँ पर ये प्रवाल जीव विकसित नहीं होता है। और यही कारण है कि प्रवाल उष्ण समुद्रों में मिलता है। उष्ण कटिबंधीय समुद्री भागों में विशेष रूप से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में इनका विकास होता है। एक अपवाद बरमूडा में ज़रूर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पाया गया है, लेकिन ये अपवाद के तौर पर है। नॉर्मली 30 से 30 उत्तर और दक्षिण में इनका विकास देखा गया है। दूसरी बात सागर की गहराई है। नॉर्मली 200 से 250 फीट की गहराई पर ये मिलते हैं। अब अधिकतम गहराई 300 फीट तक मानी गई है। एक अध्ययन के अनुसार ये पाया गया कि 300 फीट से अधिक गहराई पर, 50 फैथम से अधिक गहराई पर ये प्रवाल नहीं पाए जाते, मर जाते हैं। तीसरी बात लवणता की आती है। प्रवाल के लिए अधिक लवणयुक्त जल है वो हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें चूने का कार्बोनेट कम होता है। चूना प्रवाल जीवों का मुख्य भोजन होता है और इनके विकास के लिए 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार तक की लवणता उपयुक्त रहती है। स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल होना चाहिए और तलछट मुक्त जल होना चाहिए प्रवाल के लिए। इसी कारण से नदियों के मुहानों पर जहाँ पर तलछट होती है, कीचड़ होती है, प्रवाल का विकास नहीं होता है, तो इसलिए स्वच्छ जल इनकी एक ज़रूरत होती है। इसी तरह से वर्षा जो है, वर्षा भी हमने अभी आपको बताया कि लवण होना चाहिए जल में। 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार तक की लवणता इनके लिए अनुकूल होती है। तो जहाँ लवण रहित जल होता है वह भी इनके लिए हानिकारक है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, निरंतर वर्षा होती है, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर लवण रहित जल ऊपर होता है और उसके कारण से यहाँ प्रवाल ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सामान्यतया इनका विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है तरंग और धाराएं। तरंग और धाराएं प्रवाल के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये इनके लिए खाद्य सामग्री लेके आती हैं। रुके हुए जल या लैगून में जो प्रवाल हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, इसलिए बंद सागरों की अपेक्षा खुले सागरों में प्रवाल अधिक विकसित होते पाए गए हैं। ज्वार भाटे और यदि हम ऊंची तरंगों की बात करें तो तेज पवन है, ऊंची लहरें हैं, ज्वार भाटा है, ये प्रवाल के विकास में बाधक होते हैं। इनसे प्रवालों के ऊपर रेत, मिट्टी, तलछट आदि का निक्षेप हो जाता है, जिनसे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। और फिर एक आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर है मग्न तट और समुद्री चबूतरे। प्रवालों का विकास जो होता है वो स्थल के सारे विस्तृत जो मग्न तट हैं, शेल्फ हैं और उथले जो बैंक हैं, चबूतरे हैं, वहाँ सरलता से होता है, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त भोजन भी इनको मिल जाता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होती है, तापमान भी उपयुक्त यहाँ उन अक्षांशों में जो हमने आपको बताए हैं वहाँ पर मिलता है। इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक मग्न तट और जो चबूतरे हैं उनमें ज़्यादा प्रवाल विकसित होते हैं। तो ये जो हमारी प्रवाल से संबंधित जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इन सारी दशाओं पर निर्भर करती हैं। अब बात आती है प्रवाल स्थल रूप क्या एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रवाल स्थल रूपों के अपने आप में कई प्रकार हैं। तो आइए इनके कौन कौन से प्रकार हैं इनको हम जानें। तो
तो अब हम चर्चा करेंगे प्रवाल स्थल रूपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरल लैंडफॉर्म्स। उत्पत्ति और संरचना के अनुसार प्रवाल स्थल रूप को हम मोटे तौर पे 4 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ, जिसको अनुतटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। दूसरा है बैरियर रीफ, जिसको हम कहते हैं प्रवाल रोधिका। तीसरा है प्रवालीय वलय, जिसको अटोल के नाम से जाना जाता है। और फिर चौथा है कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स जिनको हम प्रवाल द्वीप के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो आइए इनकी थोड़ी जानकारी अब हम प्राप्त करें। पहले हम बात कर रहे हैं फ्रिंजिंग रीफ की, अनुतटीय प्रवाल भित्ति। इनका निर्माण महाद्वीपीय मग्न तटों के जो खड़े ढाल हैं उनके साथ साथ होता है। प्रवाल अवशेषों का सघन जमाव यहाँ पर नहीं हो पाता है। भित्तियों का निर्माण तट से लगभग 60 मीटर की गहराई पर आरंभ हो जाता है। समुद्र और भित्ति का ढाल तीव्र और स्थल की ओर साधारण होता है। उस स्थिति में इनका निर्माण होता है। तो ये भित्तियाँ समुद्र की ओर विकसित होती हैं और तट से भी ये जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको अनुतटीय प्रवाल भित्ति नाम दिया गया। दूसरा प्रवाल रोधिका है, जिसको बैरियर रीफ कहते हैं। महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं उन पर 60 मीटर से अधिक गहराई पर ये सामान्यतः मिलती हैं। प्रवाल जीवों के अधिक जमाव के कारण यह आकृति अधिक विस्तृत हो जाती है और इनका विस्तार महासागर की ओर अधिक होता है और स्थल एवं भित्ति के मध्य चौड़ा लैगून भी बन जाता है, जो काफ़ी विस्तृत होता है। प्रवाल भित्ति स्थल से पर्याप्त दूरी पर होती है। प्रवाल भित्ति स्थल से दूरी पर होती है, ये देखने की बात है, जबकि अनुतटीय जो प्रवाल भित्ति है वो तट से जुड़ी रहती है। विश्व में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये भी एक न्यू टाइप का प्रश्न बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध बैरियर रीफ है वो कौन सी है, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर लंबाई में। तीसरा है प्रवाल वलय, जिसको अटोल के नाम से जानते हैं। ये स्थल से सैकड़ों मील दूर गहन महासागरों में मिलते हैं और इनकी जो आकृति है वो अंगूठी के समान होती है, या फिर कहें घोड़े की नाल की तरह होती है। लगभग वृत्ताकार होती हैं प्रवाल भित्तियाँ। इनके मध्य में एक लैगून होता है जो सामान्यतः उथला होता है और लैगून की गहराई 80 से 140 मीटर तक अब तक के अध्ययनों में पाई गई है। इस भित्ति की आकृति वृत्ताकार की जगह कई जगह अंडाकार के रूप में भी देखी गई है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक अध्ययन हुआ, उसमें इन वलियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई। कुछ महत्वपूर्ण जो अटोल हैं उनमें फिजी, ट्रंक, फुनाफुटी, बिकनी आदि महत्वपूर्ण अटोल्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। इसी तरीके से अंतिम जो हमारी आकृति है, लैंडफॉर्म है, वो कोरल आइलैंड्स हैं। प्रवाल द्वीप जो हैं कोरल आइलैंड्स, इनका निर्माण महासागरों में किसी ज्वालामुखी शिखर या द्वीप या फिर अन्य किसी उभरे हुए भाग के ऊपर होता है। आइलैंड्स की जो स्ट्रक्चर है, रचना है, उसमें प्रवाल के अतिरिक्त कैल्शियमी जीवों के रेत और गोलाश्म के निक्षेपों का भी योगदान साथ में रहता है। ये सभी पदार्थ मिलकर के सागरीय लहरों द्वारा प्रवाल भित्तियों के निकट तथा उनके ऊपर एकत्रित होते रहते हैं। पवनों अथवा पक्षियों के द्वारा वहाँ पर कभी कभी वृक्षों के बीज भी पहुँच जाते हैं और उनके कारण से इन द्वीपों के ऊपर वनस्पति भी उग जाती है, वृक्ष भी उग जाते हैं। इन द्वीपों के किनारे
अनेक प्रवाल भित्तियाँ भी विकसित हो जाती हैं। ये जो द्वीप हैं प्रवाल द्वीप, इनके साथ साथ फिर से प्रवाल भित्तियाँ फ्रिंजिंग रीफ भी बन जाती हैं। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो भारत में हिंद महासागर में देखें, लक्षद्वीप, मालदीव भारत का लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है। इसी तरह से मालदीव है, चगोस है, कोकोस है, इत्यादि जो द्वीप हैं ये हिंद महासागर में हैं, ये सारे प्रवाल द्वीपों की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारे प्रवाल क्या है, उसकी विशेषताएं, प्रवाल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और प्रवाल स्थल रूपों के प्रकार से संबंधित जानकारियां। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी और आप इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे, जो न केवल आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बल्कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में साबित होगी। धन्यवाद।